अफगानिस्तान के वो इलाके जो अभी तक मुसलमानों ने फतह नहीं किए थे और मावरा नहर का इलाका, यहां पर इंतहाई जंगजू कबाइल आबाद थे। जैसे अफगानिस्तान की तारीख हम जानते हैं कि यहाँ की मकामी आबादी हमेशा से ही एक जंगजू कौम रही है। उस जमाने में भी इसके मुख्तलिफ सूबे हुआ करते थे, मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स थे, मुख्तलिफ हाकिम थे जो अपने अपने सूबे, अपने अपने शहर पे हुकूमत किया करते थे और अभी तक किसी के ताबे नहीं थे। जब से पर्शियन एम्पायर तबाह हुई थी उस वक्त से इन लोगों ने अपनी आजाद हुकूमतें कायम कर ली थी। सिकंदर आजम ने ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 साल पहले समरकंद, बुखारा और मावरा नहर और अफगानिस्तान के इलाकों से सफर किया था और हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और उसको शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक बहुत तवील अरसा लगा सिकंदर को इन इलाकों से गुजर कर अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए, क्योंकि यहां के मकामी कबाइल ने उसको शदीद जंगों में उलझा लिया था। मैसिडोनिया और ग्रीस की फौजें भी सिकंदर के साथ जब यहां से गुजरी तो उनको शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ा था। वो तमाम मुहिम्में जो हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध की तरफ या स्पेन की तरफ रवाना की थी, कुतैबा बिन मुस्लिम की मुहिम उन तमाम में खतरनाक, मुश्किल तरीन और दुश्वार गुजार थी और उसकी कामयाबी के इम्कानात सबसे कम थे। आइए अब यहां पर कुतैबा बिन मुस्लिम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। कुतैबा बिन मुस्लिम हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से अपॉइंट किए हुए खुरासान के गवर्नर थे। खुरासान उस इलाके को कहते हैं कि जो वस्ती ईरान के शुमाल में, अफगानिस्तान के मगरिब में और एशिया वस्ती से नीचे के जो तमाम बड़े बड़े इलाके हैं वो खुरासान में शामिल होते हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम जिस वक्त वहां खुरासान के गवर्नर थे उस वक्त खिलाफत इस्लामिया का हाल यह था कि दाखिली तौर पर तो कुछ दिक्कतें थीं जिनको दबाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़ी सख्ती का मुजाहरा किया था और यही वो हज्जाज की कमजोरी थी कि जहां बेगुनाह मुसलमानों का खून भी उसने बहुत बहाया। लेकिन मजमूई तौर पर जहां तक खारजा पॉलिसी या एक्सटर्नल डिफेंस का ताल्लुक है, उस वक्त खिलाफत इस्लामिया से ज्यादा मजबूत सल्तनत दुनिया में मौजूद नहीं थी। मुसलमान पर्शियन एम्पायर को शिकस्त देकर उनकी जगहों पर काबिज हो चुके थे। बाइजेंटाइन एम्पायर मुसलमानों से खौफ खाती थी। मुसलमान यूरोप में दाखिल हो चुके थे। सिंध को फतह करने के लिए कैंपेन्स जा रही थी। जदीद तरीन जंगी आलात और हथियार और साजो सामान जो मुसलमानों ने अपनी तमाम मुख्तलिफ पिछली जंगों से हासिल किए थे उन पर रिसर्च करके उनको डेवलप किया गया था। नया स्टील तैयार किया जा रहा था, मंजनीकें बनाई जा रही थी और उस वक्त की एक सुपर पावर के तौर पर मुसलमान दुनिया में इमर्ज कर चुके थे। उस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर इस्लामी खिलाफत थी। यह गैर मामूली और हैरानकुन बात लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमानों ने उस वक्त ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह मशरिक से लेकर मगरिब तक अपने हक में कर लिया था। ये वो हालात थे कि जिनमें कुतैबा बिन मुस्लिम को यह जिम्मेदारी दी गई कि अब कम से कम मशरिक में दुनिया के आखिरी कोने तक जाकर फतूहात की जाएं और उन इलाकों को सल्तनत इस्लामिया में शामिल किया जाए। और तकरीबन कुतैबा इस मिशन में कामयाब भी हो गए थे। ये वो रास्ते थे, ये वो इलाके थे कि जब तकरीबन 200-250 साल के बाद कुस्तुनतुनिया के रास्ते जब फेमस मगरबी ट्रैवलर मार्को पोलो आता है तो वो इन्हीं रास्तों से गुजर के खुरासान से होते हुए, बदख्शान से होते हुए चीन जाता है। ये रास्ते उस वक्त मुसलमानों के पास आ चुके थे, लेकिन जिस वक्त का हम जिक्र कर रहे हैं 711 ईस्वी में, इस वक्त ये तमाम के तमाम आजाद इलाके थे। पर्शियन एम्पायर शिकस्त खा चुकी थी, चीनी एम्पायर का इस पर तसल्लुत नहीं था और यहां छोटी छोटी रियासतें कायम थी और बड़े जंगजू कबाइल थे। खुरासान से निकलकर पहले तो हिंदुस्तान का रास्ता खोलना था और दूसरी तरफ एशिया वस्ती जाना था। ये दोनों एक्सपीडिशंस दो मुख्तलिफ सिमत और रास्तों में थी और उसमें एक दिक्कत ये होती थी कि जब कुतैबा बिन मुस्लिम ऑक्सस पार करके समरकंद और बुखारा और सेंट्रल एशिया की तरफ पेशकदमी करते थे तो अफगानिस्तान के मगरिब में मौजूद जूजजान, जाबुल, काबुल, हिरात और इन तमाम इलाकों के जो कमांडर्स थे या हुक्मरान थे, ये मुसलमानों की सफों में मुसीबत खड़ी कर दिया करते थे। लिहाजा बार बार कुतैबा को कभी दरिया आमू पार करना पड़ा और कभी वापस आना पड़ा। कभी अफगानिस्तान पे हमले करके यहां के कबाइल को सरनिगू करते थे, फिर वापस पलट कर दोबारा ऑक्सस पार करके वहां की फतूहात का सिलसिला जारी रखते थे। दो एक्सेस के ऊपर बहुत ही खूनखार इलाकों में खूनरेज जंगों के साथ कुतैबा ने अपनी इन मुहिमों का आगाज किया। आज की अगर जंगी हिकमत अमली के लिहाज से देखा जाए तो आप थोड़ा सा अंदाजा कीजिए कि जब सिकंदर आजम अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सका, जब आज के जदीद दौर में सोवियत आर्मी अपनी 5 लाख की फौज के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकी और आज अमेरिकन आर्मी अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़लील ख्वार हो रही है अफगानिस्तान में, उन तमाम हालात में
कुतैबा बिन मुस्लिम की यह मुहिम के अफगानिस्तान को तलवार के जोर पर सर करना है कोई गैर मामूली मोज़े से कम नहीं है। और जदीद और कदीम तारीख में यह एक वाहिद वाकया है कि जब अफगानिस्तान को तलवार के जोर पर सर किया गया है और अफगानियों ने या उस जमाने के उन कबाइल ने जो अफगानिस्तान के इलाके में बसा करते थे, उन्होंने अतात भी कबूल की और इस्लाम भी कबूल किया, और फिर वो रास्ता यहां से खुल गया कि जो खैबर के रास्ते मुसलमानों को हिंदुस्तान में दाखिले की जगह मिली। एक और बात जो जानने वाली जरूरी है यहां पर, वो ये कि ऑक्सस के परली तरफ चीन के मगरबी इलाकों से लेकर जो कि आज ईस्टर्न तुर्किस्तान कहलाता है, वहां से तुर्कमानिस्तान तक ये सारा इलाका, जिसको आज आप उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के नामों से और तातारिस्तान के नामों से याद करते हैं, उस जमाने में ये सारा इलाका के रहने वाले लोगों को तुर्क कहा जाता था। ये तुर्कमानिस्तान कहलाते थे। ये सब तुर्क लोग थे, चाहे इनकी कौमें मुख्तलिफ हों, कुछ फारसी बोलते थे, कुछ तुर्की जबान बोला करते थे। ये बहुत ही जंगजू और खूनखार कबाइल थे जो इन इलाकों में आबाद थे। बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं कौमों में से चंगेज खान और हलाकू खान को भी पैदा किया। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि ये कितनी जंगजू कौमें थी जो यहां पर आबाद थी, कि जिनको फतह करने की जिम्मेदारी कुतैबा को दी गई।